एग्जाम्पल 1.14 में हमें तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश बताया गया है और ये कहा गया है कि ये स्थिर विद्युत क्षेत्र 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटा कूलम में संतुलन अवस्था में है। तेल का घनत्व हमें दे रखा है 1.26 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और पूछा गया है कि बूंद की त्रिज्या बताइए। तो हम इस पोजीशन का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए हमने इस प्रकार से एक धातु की प्लेट पर धनावेश दिया और दूसरी धातु की प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश दे दिया। तो धनावेश से ऋणावेश की तरफ एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस व्यवस्था को संधारित्र कहते हैं। यह आपके चौथे पाठ में आएगा। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र E सदिश है धन से ऋण की तरफ और यहां हमने एक छोटा सा छिद्र किया और इस छिद्र में से तेल की एक बूंद इसमें डाल दी। ये मान लीजिए तेल की बूंद है और तेल की बूंद पर आवेश मान लीजिए Q है और बूंद का द्रव्यमान M है। चूंकि बूंद पर इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है यानी ऋणावेश है तो विद्युत बल जो लगेगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। हम जानते हैं कि ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। ये ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज, क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा और इसका भार लगेगा नीचे की तरफ जिसको हम लिखेंगे W जो कि mg होता है। तो ये बूंद संतुलन अवस्था में तब होगी जब ये विद्युत बल इस भार से बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है। दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है 12, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलम, घनत्व दे रखा है 1.26 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बूंद पर विद्युत बल हम जानते हैं QE होता है। यदि आवेश Q हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो तो फोर्स होता है QE तथा बूंद का भार W वो होगा mg। इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा ऊपर की ओर इस सिचुएशन में और भार कार्य करेगा नीचे की ओर। तो यदि ये दोनों बल एक दूसरे से बैलेंस हो जाएं तो संतुलन स्थिति में हम कहेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन हम कहेंगे कि बूंद पर नेट फोर्स 0 है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है वेट के। मान रखते हैं QE बराबर होना चाहिए mg के। अब आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। वो कहता है कि Q को आप लिख सकते हैं N, ये अपनी जगह पड़ा है और द्रव्यमान को इस प्रकार से देखिए लिख सकते हैं आयतन गुणा घनत्व। रो इसका घनत्व है और V इस बूंद का आयतन है। यदि हम इसे गोलाकार माने तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब m की जगह रखते हैं 4/3 पाई r क्यूब रो और g अपने स्थान पर पड़ा है। हमें मान चाहिए r क्यूब, बनाते हैं 3 n 4 पाई रो g। तो जब आप r का मान निकालेंगे तो वो इस प्रकार से आएगा। हम इसका घन मूल्य लेंगे। मान रखते हैं n है अपने पास 12, E है 1.6 गुणा 10 की घात -19, कैपिटल E दे रखा है 2.55 गुणा 10 की घात 4, पाई दे रखा है 3.14
रो दे रखा है 1.26 गुणा 10 की घात 3, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, होल घात लगाते हैं 1/3, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9.8 गुणा 10 की घात -7 मीटर। तो इस तरीके से आप बूंद की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 1.15। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटा कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। क्षेत्र का परिमाण स्थिर रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है तथा अब कोई प्रोटॉन उतनी ही दूरी तक गिरता है। दोनों स्थितियों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। तो इस प्रश्न में 3 स्थितियां हैं। पहले इलेक्ट्रॉन को हम गिराएंगे, फिर दूसरी स्थिति में हम प्रोटॉन को गिराएंगे, और तीसरी स्थिति में हम गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन की बात करेंगे। तो एक एक करके हम तीनों स्थितियां देखते हैं। दिया है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलाम, और हमें दूरी दे रखी है जहां तक हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को गिराना है, वो है 1.5 सेंटीमीटर, जिसको हम कह सकते हैं 1.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब पहली स्थिति देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कहा गया है। सबसे पहली स्थिति में इलेक्ट्रॉन को गिराने की बात कर रहा है। तो हम एक धातु की प्लेट यहाँ लेते हैं, एक दूसरी धातु की प्लेट इसके समांतर लगाते हैं। यदि आपको इलेक्ट्रॉन को नीचे गिराना है तो सोचिए विद्युत क्षेत्र किस तरफ करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। तो इसलिए इधर हम प्लस का आवेश लेंगे और सामने वाली प्लेट पर उतना ही हम ऋण आवेश ले लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं प्लस से माइनस की तरफ होता है। इस व्यवस्था को कहा जाता है संधारित्र या कैपेसिटर। एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के काम लिया जाता है। तो आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ उत्पन्न हो गया। अब यदि आप किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ दें, इसका प्रारंभिक वेग 0 है, छोड़ने का मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये नीचे की तरफ गति करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विद्युत बल लगता है। हम यहाँ गुरुत्व की बात नहीं करेंगे, पहले हम केवल विद्युत क्षेत्रों की बात करेंगे। तो विद्युत बल नीचे लग रहा है, हालांकि इलेक्ट्रॉन का भार भी नीचे है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल और भार दोनों एक ही दिशा में लग रहे हों तो हम भार को नगण्य मान सकते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की ही बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल, तो जब आप विद्युत बल का परिमाण ज्ञात करेंगे तो यह आएगा E, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है QE और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E। वैसे तो माइनस ही होता है, लेकिन हम परिमाण ले रहे हैं इसलिए E लिख सकते हैं। चूंकि फोर्स को आप लिख सकते हैं MA, न्यूटन के दूसरे नियम से। जब भी कभी आपको त्वरण ज्ञात करना हो तो हम फोर्स की जगह ले लेते हैं MA। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो हम कहेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और त्वरण भी किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। इसको कहेंगे समीकरण 1, इसको कहेंगे समीकरण 2। तो 1 व 2 से आप कह सकते हैं कि m इलेक्ट्रॉन A इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू E। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन का त्वरण प्राप्त होगा E अपॉन ME। तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के त्वरण का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया। अब ये त्वरण कांस्टेंट है क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी नियत है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और द्रव्यमान नियत होते ही हैं, और जब भी त्वरण नियत होता है तो आप गति के समीकरण लगा सकते हैं। तो गति की सेकेंड इक्वेशन हम लगाएंगे क्योंकि हमें समय और दूरी की बात करनी है। तो कहती है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक गिरता है, ये दूरी है D। तो
एस की जगह डी, यू है 0, 1/2 ए ई, इलेक्ट्रॉन के टाइम को हम टी ई लिख देते हैं। तो टी ई का स्क्वायर बनेगा 2D अपॉन ए ई, और हम इसको सॉल्व करें ये ए ई का मान रख देते हैं, एम ई ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आपके पास टी ई आएगा √2D एम ई अपॉन ई ई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे मान रखने पर, तो आपको मिलेगा टी ई टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन √2, दूरी की जगह रखेंगे 1.5 गुणा 10⁻²। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10⁻19। विद्युत क्षेत्र दिया है 2 गुणा 10⁻4। इन सब राशियों को जब आप हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.9 गुणा 10⁻9 सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से छोड़ा जाता है और ये डी दूरी तक गिरता है तो उसको लगने वाला समय इस सूत्र से दिया जा सकता है, और हल करने पर मान हमें 2.9 गुणा 10⁻9 सेकेंड प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी स्थिति। इस स्थिति में एक प्रोटॉन को उतनी ही दूरी तक गिराया जाता है। अब की बार हम ऊपर वाली प्लेट पर धनात्मक आवेश लेते हैं और नीचे वाली प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश लेते हैं। फलस्वरूप क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, उल्टी हो जाती है, रिवर्स हम कह सकते हैं, उत्क्रमित हम कह सकते हैं। तो क्षेत्र की दिशा अब नीचे की तरफ है। अब एक प्रोटॉन को हम यहां से छोड़ते हैं, प्रारंभिक वेग इसका भी 0 है, और इसको डी दूरी तक गिरने देते हैं और देखते हैं कि हमें कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं बल। तो विद्युत बल का सूत्र आपको आता है, F = QE होता है। Q की जगह हम लिखेंगे E। प्रोटॉन पे लगने वाला बल ज्ञात कर लिया। न्यूटन के दूसरे नियम से या द्वितीय नियम से आप जानते हैं कि फोर्स को हम लिख सकते हैं ma। क्योंकि बात प्रोटॉन की हो रही है इसलिए नीचे P लगा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5। तो समीकरण 4 और 5 से बनेगा मास ऑफ प्रोटॉन A ऑफ प्रोटॉन = E। यहां से आप A ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं E/mp। यहां आप एक खास बात पे ध्यान दीजिए कि आवेशित कण का जो त्वरण होता है वो विद्युत क्षेत्र में गति करते समय द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हल्के कण का त्वरण ज्यादा होता है, भारी कण का त्वरण कम होता है। अब गति की दूसरी समीकरण लगाते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। ये समीकरण कहती है S = ut + ½ at²। S की जगह लिख देते हैं d, u है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। प्रोटॉन का त्वरण, टाइम ऑफ प्रोटॉन 1/2। प्रोटॉन के त्वरण की वैल्यू रखते हैं E/mp × t²। तो सॉल्व करेंगे तो टाइम ऑफ प्रोटॉन आपको मिलेगा √2D mp/E। मान रख के हल करेंगे। मान रखने पर
तो आपको टाइम ऑफ प्रोटॉन मिलेगा 1.5 into 10 raised to power minus 2, 1.67 into 10 raised to power minus 27 upon 1.6 into 10 raised to power minus 19 और 2 into 10 raised to power 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.3 गुणा 10 की घात माइनस 7 सेकेंड। तो आपने दो कंडीशन सीखी और दोनों से ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जो प्रोटॉन टाइम लेता है वो 10 की घात माइनस 7 सेकेंड है, जबकि इलेक्ट्रॉन द्वारा दिया गया समय 10 की घात माइनस 9 सेकेंड है। तो स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र में टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। मतलब भारी कण द्वारा ज्यादा समय लिया जाता है, हल्के कण द्वारा कम समय लिया जाता है। यदि हम तीसरी स्थिति की बात करें तो ये हमें कही गई है गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन की। गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन मान लीजिए हम इसी डी दूरी तक किसी m द्रव्यमान के कण को गिरने देते हैं। गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन का तात्पर्य है कि अब सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण कार्यरत है और कोई बल कण पर कार्यरत नहीं। तो कण पर नीचे की ओर त्वरण कार्य करेगा g, जो कि कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो अब गति की सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। S is equals to ut plus हाफ at स्क्वायर। S की जगह हम लिख देंगे d, u है 0, 1/2 gt स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे तो t आपको मिलेगा √2d अपॉन g। ध्यान दीजिए कि समय जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इस स्थिति में समय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इस सूत्र में कहीं द्रव्यमान है ही नहीं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और जब ये नहीं करता तो आप कहेंगे टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ही समान समय लगेगा, जो आप 2d अपॉन g से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तीनों कंडीशंस को सीख सकते हैं। आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो भारी कण है प्रोटॉन, उसको समय ज्यादा लगता है। गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन की स्थिति में समय दोनों को बराबर लगता है। एग्जाम्पल 1.16 में हमें 5 गुणा 10 की घात -4 कूलाम का आवेश दिया है, जिस पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है और हमें ज्ञात करना है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको दिया गया है आवेश का परिमाण। मान लीजिए इस आवेश को अपन परीक्षण आवेश मान लेते हैं, तो 5 गुणा 10 की घात -4 कूलाम। बल का मान हमें दिया गया है 2.25 न्यूटन। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम लोगों ने पीछे सीखी है, बहुत आसान है। ये कहती है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। हम इसमें मान रख देते हैं। जब हम मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 2.25 न्यूटन बल का मान। Q0 अपने पास है 5 गुणा 10 की घात -4 कूलाम। सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 0.45 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलाम। और सार्थक अंकों के हिसाब से लिखें तो 4.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम। ये हमें आंसर मिल जाएगा।
एग्जाम्पल 1.17 में हमें एक आयताकार निर्देश तंत्र दे रखा है जिसमें दो बिंदु धनावेश दिए हैं जिनमें से प्रत्येक 10 की घात -8 कूलाम का है। इन आवेशों की स्थितियां क्रमशः x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, y इज इक्वल्स टू 0 मीटर और x इज इक्वल्स टू -0.1 मीटर, y इज इक्वल्स टू 0 मीटर है। यानी एक मूल बिंदु के दाईं ओर है और एक मूल बिंदु के बाईं ओर है। निम्नांकित बिंदुओं पर क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है मूल बिंदु, दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 0.2, y इज इक्वल्स टू 0 और तीसरा है x इज इक्वल्स टू 0 और y का मान 0.1 मीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अस्थिति मूल बिंदु पर तीव्रता, दी गई स्थिति का चित्र बनाते हैं। मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु O है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। यहाँ 0.1 मीटर पर एक चार्ज बैठा है जिसको हमने नाम दे दिया Q1, निर्देशांक है 0.1 मीटर, 0। इस तरफ एक चार्ज और बैठा है जिसको हमने कह दिया Q2, इसका मान भी 10 की घात -8 कूलाम है, निर्देशांक है -0.1 मीटर, 0 और हमें मूल बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता, इसको हम कहेंगे EO1, O1। देखिए Q1 आवेश के कारण तीव्रता होती है आवेश से दूर, इस प्रकार से, इसको आप कहेंगे EO1 सदिश। मान लीजिए इस दूरी को हम कहते हैं RO1। तो सूत्र बनेगा K Q1 बटे RO1 का स्क्वायर और डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, x एक्सिस के अपोजिट है तो कह देंगे -i। मान रखते हैं। मान रखने पर हम पाएंगे कि EO1 हमें मिलेगा 9 गुणा 10 की घात 9 K का मान, Q1 का मान 10 की घात -8, RO1 है 0.1, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्शन है -i, मात्रक लगेगा न्यूटन बटे कूलाम। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 9 गुणा 10 की घात 3 -i न्यूटन पर कूलाम। इसी प्रकार अब हम Q2 आवेश के कारण क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता, मान लीजिए इसको हमने कहा EO2। तो जरा देखें कि Q2 के कारण क्या होगी। तो ये तीव्रता इस तरफ होगी, इसको हम कहेंगे EO2, दिशा है i, और ये डिस्टेंस है, इसको हम कह देंगे RO2। तो आप रखेंगे Q2 RO2 का स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाएगी i। मान रखेंगे, यहाँ आएगा EO2, परिमाण वही है, यहाँ i आ जाएगा और सॉल्व करेंगे तो ये आपको 9 गुणा 10 की घात 3 i न्यूटन पर कूलाम मिलेगा। आप देख सकते हैं दोनों तीव्रताएं बराबर की है, दिशा में विपरीत है, परिणामी तीव्रता 0 हो जाएगी। हम चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बिंदु O पर परिणामी तीव्रता EO सदिश। तो आप देखेंगे कि ये EO1 और EO2 का सदिश योग होगा। ये हमें मिले था 9 गुणा 10 की घात 3 -i और ये हमें मिला है 9 गुणा 10 की घात 3 i। मात्रक दोनों में ही न्यूटन पर कूलाम है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तीव्रता मिलेगी 0। अब हम देखेंगे इसका ब भाग। x इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर, y इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर तीव्रता। फिर हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मूल बिंदु है, ये Q1 चार्ज 10 की घात -8 कूलाम, ये इधर Q2 चार्ज 10 की घात -8 कूलाम, इसके निर्देशांक 0.1, 0, इसके निर्देशांक -0.1, 0
और एक पॉइंट है जो कि आप देखें एक्स एक्सिस पर स्थित है, इसको हमने नाम दे दिया ए। इसके निर्देशांक हैं 0.2, 0 और इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। तो माना अभिष्ट बिंदु ए है, जिस पॉइंट पे आपको मान ज्ञात करना है उसको हमने नाम दे दिया ए। सबसे पहले देखते हैं कि Q1 के कारण, तो यहां Q1 आवेश के कारण बिंदु ए पर तीव्रता, इसको हम कहेंगे EA1। तो आप देखें Q1 आवेश के कारण बिंदु ए पर तीव्रता होगी यूं बाहर की तरफ, इसको कहा जाएगा EA1। आवेश को बिंदु से मिलाते हुए सीधे बाहर, तो लिखेंगे KQ1। इस दूरी को हम नाम दे देंगे RA1, तो नीचे लिखेंगे RA1 का स्क्वायर, और डायरेक्शन आप देख रहे हैं आई कैप ही है, एक्स एक्सिस की दिशा में है। मान रखेंगे तो हमें मिलेगा EA1, K का मान 9 × 10⁻9, Q1 हमें पता है 10⁻8 है। इस टोटल दूरी की वैल्यू है 0.2, ये दूरी है 0.1, तो ये बीच की दूरी भी 0.1 हो जाएगी। आई कैप न्यूटन पर कूलाम, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 9 × 10⁻3 आई कैप न्यूटन पर कूलाम मिलेगा। इसी प्रकार हम इस Q2 आवेश के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करेंगे। Q2 आवेश के कारण भी तीव्रता हमें बाहर की तरफ मिलेगी, क्योंकि ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी तीव्रता बाहर की तरफ पैदा करेगा, आवेश को बिंदु से मिलाते हुए बाहर। तो हम कहेंगे Q2 आवेश के कारण बिंदु ए पर तीव्रता EA2, यहाँ हो जाएगा KQ2, और ये जो दूरी है इस दूरी को हम कह देंगे RA2 का स्क्वायर। डायरेक्शन आप देख सकते हैं आई कैप है, मान रखेंगे यहाँ है 0.3, 0.2 मीटर तो ये रही और 0.1 मीटर ये है, तो टोटल दूरी हो जाएगी 0.3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10⁻3 आई कैप न्यूटन पर कूलाम। अब हम देखेंगे कि बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता क्या है। बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो हम कहेंगे EA = EA1 + EA2। दोनों का मान रखेंगे, ये है 9 × 10⁻3 आई कैप और ये है 10⁻3 आई कैप। इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻3 कॉमन आ जाएगा, 9 + 1 ये होगा 10, 10 में 10⁻3 का गुणा करेंगे तो 10⁻4 आई कैप न्यूटन पर कूलाम। ये तीव्रता हमें बिंदु ए अर्थात 0.2 मीटर, y = 0 पर मिल जाएगी। अब हम देखेंगे स्थिति से। सी स्थिति में हमें एक पॉइंट यहां दिया गया है, x की वैल्यू है 0 और y का निर्देशांक है 0.1, यानी पॉइंट y अक्ष पर स्थित है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B। स्थिति हम पढ़ रहे हैं से x = 0, y = 0.1, ये दोनों ही मीटर में है, पर तीव्रता ये अब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं से स्थिति। तो आप देखेंगे इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B या बे। इस बिंदु का नाम माना B है, इसको हमने B नाम दे दिया। अब देखते हैं, सबसे पहले आप ध्यान दें कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण तीव्रता होगी यूं बाहर की तरफ, इसको हम कहेंगे EB1 सदिश, और इस दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ होगी, इसको हम कह देंगे EB2 सदिश।
यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों आवेश बराबर के हैं। यहाँ Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, इसको हम मान लेते हैं Q। साथ ही आप देखेंगे कि ये दूरी और ये दूरी भी आपस में बराबर है। इसको यदि हमने x मान लिया तो ये भी क्या हो जाएगी, x। तो ये आवेश बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो EB1 और EB2 का परिमाण भी बराबर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ सममिति के कारण Q1 व Q2 के कारण बिंदु B पर तीव्रता का परिमाण EB1 EB2 के बराबर होगा। और कितना होगा उसे हम कहेंगे KQ/x²। यदि मान हम रखें तो हम पाएंगे EB1 और EB2 का जो परिमाण है वो बनेगा 9 × 10⁹ 10⁻⁸। और हम यदि इस त्रिभुज से x² की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। मात्रक बनेगा न्यूटन पर कूलाम। इसको यदि हम और सॉल्व करें तो 9 × 10⁻1 नीचे बनेगा 2 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलाम, यानी कि 4.5 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम। इसको हम एक बार नाम दे देते हैं E और इसको समीकरण बना देते हैं 1। अब हमें इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता प्राप्त करनी है, तो हम यहां अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे और चाहें तो हम घटक करके भी मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहां यदि आप साइन थीटा ज्ञात करके देखें तो आप पाएंगे कि लंब की वैल्यू है 0.1 और कर्ण की वैल्यू है √0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0.1, नीचे मिलेगा √2 × 0.1 यानी कि 1/√2। तो आप कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री है। तो ये कोण होगा 45 डिग्री का और ये कोण भी होगा 45 डिग्री का। यदि हम यहाँ एक रेखा खींचें तो हम पाएंगे कि यदि ये एंगल थीटा 45 है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। ये दोनों तो एकांतर कोण हो गए और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये संगत कोण है। इसी प्रकार से यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। हम चाहें तो शीर्षाभिमुख के आधार पर भी थीटा बता सकते हैं। अब हम घटक करते हैं तो EB1 cos थीटा, इस तरफ हमें मिलेगा EB1 sin थीटा। इसी के भी घटक करेंगे तो इधर मिलेगा EB2 cos थीटा और इधर मिलेगा EB2 sin थीटा। तो अब आगे हम कहेंगे बिंदु B पर EB1 सदिश व EB2 सदिश के घटक करने पर हम यह पाते हैं कि क्षैतिज घटक EB1 cos थीटा व EB2 cos थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं। वे दिशा में विपरीत हैं, अतः परस्पर निरस्त हो जाते हैं। परस्पर निरस्त हो जाते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि ऊर्ध्व घटक आप देखेंगे ऊर्ध्व घटक एक ही दिशा में है। तो EB1 sin थीटा व EB2 sin थीटा एक ही दिशा में होने के कारण
होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं, परस्पर जुड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये घटक कट जाएंगे और ये वाले जुड़ जाएंगे। तो बिंदु B पर जो परिणामी तीव्रता मिलेगी वो केवल ऊर्ध्व घटकों का योग होगी। तो अतः बिंदु B पर परिणामी तीव्रता तो वो आपको मिलेगी EB इज इक्वल्स टू EB1 साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर है तो लगा देंगे जे कैप, EB2 साइन थीटा, इसके भी जे कैप और ये सदिश लगा दिया। अभी हमने कहा EB1 और EB2 दोनों बराबर हैं, दोनों ही E हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि EB1 बराबर है EB2 के और इसको हम मान सकते हैं E, तो ये बन गया 2E साइन थीटा जे कैप, या आप इसको कह सकते हैं 2E साइन 45 डिग्री जे कैप। अब हम E का मान रख देंगे जो अभी हमने बनाया था समीकरण 1 में, तो हमें मिलेगा EB सदिश इज इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू थी 4.5 गुणा 10 की घात 3, साइन 45 होता है 1/√2, डायरेक्शन है जे कैप, मात्रक बनेगा न्यूटन पर कूलाम। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 9 गुणा 10 की घात 3, 1/√2 को हम कह सकते हैं 0.707 जे कैप न्यूटन पर कूलाम। आप याद रख सकते हैं कि 1/√2 होता है 0.707। इसको और सॉल्व करेंगे तो EB बनेगा 9 का गुणा होगा इससे तो आएगा 6.363 इंटू 10⁻³ जे कैप न्यूटन पर कूलाम। ये हमें B बिंदु पर परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी। परिमाण है 6.363 गुणा 10 की घात 3 और दिशा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यानी कि जे कैप। एग्जाम्पल 1.18 में हमें एक NaCl अणु के बारे में कहा गया है जिसमें Na+ आयन और Cl- आयन के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है और हमें इस अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्ञात करना है। तो बड़ा ही सरल सवाल है, देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। इससे पहले कि क्या क्या दिया है वो देखें, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए Na+ आयन है, ये मान लीजिए Cl- आयन है, ये आपका NaCl अणु हो गया। दोनों आयनों के बीच की जो दूरी है उसको अपन एक बार 2a नाम देते हैं। ये दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रॉम। Na+ पर आवेश होता है +E, Cl- पर आवेश होता है -E। तो हमें आवेश कितना दिया है द्विध्रुव का E, इसका परिमाण भी E है, इसका परिमाण भी E है, तो ये आएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आवेशों के बीच की दूरी 2a, ये हमें दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रॉम यानी कि 1.28 गुणा 10 की घात -10 मीटर। इसलिए अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये ज्ञात करते हैं। बहुत आसान है, सूत्र में मान रखते ही आपको उत्तर मिल जाएगा। ये आएगा Q गुणा 2a। तो इसमें मान रखते हैं, देखते हैं क्या उत्तर मिलता है। इसमें जब हम मान रखेंगे तो हमें P मिलेगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश की वैल्यू है और 2a का मान है 1.28 गुणा 10 की घात -10 मीटर। हमें यह विशेष ध्यान देना है कि ये पूरी दूरी 2a ही है, a नहीं है। इसको हम चाहें तो r भी नाम दे सकते हैं, एक ही बात है। 1.6 का जब हम 1.28 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2.048 और 19 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 की घात -29 मात्रक बनेगा कूलाम मीटर। ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल 1.19 में हमें दो आवेश दिए गए हैं जिनमें से एक 5 माइक्रो कूलाम और दूसरा
-5 माइक्रोकुलाम का है। ये परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं और उनके मध्य बिंदु से 0.3 मीटर दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें दिया है, यदि आवेश का परिमाण देखें दोनों में तो है 5 माइक्रोकुलाम, यानी आप इसको कह सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 कुलाम। आवेशों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻2 मीटर। तो इससे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र याद करते हैं। इसका सूत्र होता है Q × 2A। मान रखते हैं, Q का मान है 5 × 10⁻⁻6, 10⁻2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 5 × 10⁻8 कुलाम मीटर। R हमें दे रखी है 0.3 मीटर। सबसे पहले ज्ञात करते हैं अक्षीय स्थिति पर तीव्रता। अक्षीय स्थिति पर तीव्रता हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति पर तीव्रता का सूत्र 2kp/r³ है, हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब r a से बहुत बड़ा होता है। यहाँ देखते हैं कि r जो है वो इस 2a की तुलना में बहुत बड़ी है, तो a से भी बहुत बड़ी है, इसलिए आप अक्ष पर सूत्र ये प्रयोग में ले सकते हैं 2kp/r³। मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। मान रखेंगे तो हमें ई अक्ष प्राप्त होगा। 2 अपनी जगह पड़ा है, k की जगह 9 × 10⁹, p हमने अभी प्राप्त किया है 5 × 10⁻⁻8, नीचे r की क्यूब है 0.3 मीटर को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 मीटर। इसकी क्यूब है तो हम इसको 3 बार लिख देते हैं। ये हमने इसकी क्यूब की जगह वैल्यू रख दी। मात्रक न्यूटन/कुलाम। ये 9 से 9 कट हो गया। अब घात जोड़ लीजिए, 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, यानी 10⁻1, और ये 9 10⁻10, इसमें से 8 घात गई तो ऊपर 10⁻2 बचेगी, नीचे बचा हुआ एक 3 और 10⁻−3। और सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻5/3 न्यूटन/कुलाम। यदि हम इसको और सॉल्व करें तो एक में यदि हम 3 का भाग लगाएं तो ये 0.33 बार जाएगा, और भी एक बार लगा सकते हैं, असम दशमलव है, घात रहेगी 10⁻5। इसको सार्थक अंकों में ऐसे लिख सकते हैं 3.33 × 10⁻4 न्यूटन/कुलाम। अब आते हैं निरक्षीय स्थिति पर। हम जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता आपको जब भी ज्ञात करनी हो तो हम सूत्र यूज कर सकते हैं kp/r³। एक कॉन्सेप्ट और भी है कि हम जानते हैं कि r समान है, जितनी दूरी अक्ष पर दे रखी है उतनी दूरी निरक्ष पर है, तो हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो निरक्ष पर तीव्रता होती है वो अक्ष की आधी होती है, वो होती है 2kp/r³, ये होती है kp/r³। तो ठीक इसका आधा कर देते हैं बस, तो ये रखेंगे 3.33 × 10⁻4 और इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो हमें मिलेगा 1.67 × 10⁻4 न्यूटन/कुलाम। तो ऐसे अक्ष पर तीव्रता और ये निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देंगे, अक्ष पर जो हमें तीव्रता मिलेगी वो स्मॉल p सदिश की दिशा में मिलेगी और यहाँ स्मॉल p सदिश की विपरीत दिशा में प्राप्त होगी। एग्जाम्पल 1.20 में हमें 2 आवेश दिए गए हैं जो ±1000 माइक्रोकुलाम के हैं। ये परस्पर 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं और एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को 15 × 10⁻4 न्यूटन/कुलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की आपको गणना करनी है। तो हमें क्या क्या दिया गया है? हमें आवेश दिया गया है 1000 माइक्रोकुलाम, जिसको आप कह सकते हैं 1000 × 10⁻⁻6 कुलाम, यानी कि 10⁻−3 कुलाम। आवेशों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 2 मिलीमीटर, जिसको आप कह सकते हैं 2 × 10⁻−3 मीटर। इससे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको आप लिखते हैं Q गुणा 2a, मान रखते हैं। Q का मान हमारे पास 10 की घात -3, 2a का मान है 2 गुणा 10 की घात -3, मात्रक बनेगा कूलाम मीटर। सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम मीटर। अब हमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलाम। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है टॉ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। P का मान यहां से रखेंगे 2 गुणा 10 की घात -6, इलेक्ट्रिक फील्ड है 15 गुणा 10 की घात 4 और थीटा है 30 डिग्री, तो साइन 30, मात्रक रखेंगे न्यूटन गुणा मीटर। तो 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा 15 गुणा 10 की घात 4 साइन 30 होता है आधा। 2 से 2 कट, ये आपके पास आएगा 15 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर। इसको आप चाहें तो 0.15 न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं।